हेलो स्टूडेंट्स, सामान्य अध्ययन को समर्पित द सर्वज्ञ क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह वीडियो यूपी SSC द्वारा आयोजित परीक्षा पैट 2022 को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस वीडियो की ये खासियत है कि यह रिवीजन प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने है और ये रिवीजन प्रैक्टिस सेट का सिलेबस पैट के एग्ज़ाम के सिलेबस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बेस करके बनाया गया है। आपको ध्यान है साथियों, पैट के सिलेबस में संविधान 5 अंकों का आता है। उसी में एक टॉपिक स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं लिखा हुआ है। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, इसी को बेस बनाकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की यह श्रृंखला आपके लिए तैयार है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों से कहता है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करें? तो हम जानते हैं दोस्तों, DPSP में यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में यह अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल कब जोड़ा गया? यहाँ तृतीय तल का मतलब है पहला तल केंद्र सरकार, दूसरा तल राज्य सरकारें और तीसरा तल है स्थानीय स्तर की सरकारें। तो यहाँ तीसरा तल मतलब स्थानीय स्तर की सरकारों का जिक्र किया गया है। 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में और 74वां संविधान संशोधन 73 अमेंडमेंट एक्ट और 74 अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों 1992 में पारित किए गए और बाद में 1993 में इनको लागू किया गया। ये कह रहे हैं कब जोड़ा गया, लागू किया गया। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा 1993। साथियों, 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय निकाय को आरंभ किया गया, जबकि 1 जून 1993 को जो शहरी स्थानीय निकाय है उसको आरंभ किया गया और ये अमेंडमेंट एक्ट था 74वें अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार सही आंसर होगा 1993। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73 और 74 73 एंड 74 संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब पारित हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव थे। याद रखेंगे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव थे। साथियों, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है मुझे पसंद है इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रख दिया है। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। तो इस टॉपिक से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पैट को ध्यान में रखते हुए 25 क्वेश्चन आपके लिए हैं। आइए देखते हैं ध्यान से। पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको 29 ऐसे कार्य हैं जो जिनकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, वह किस सूची के अंतर्गत है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है, अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243F, अनुच्छेद 243G। जी हाँ, सही आंसर होगा अनुच्छेद 243G। इसको हिंदी में कह सकते हैं 6, कभी कभी हिंदी में भी दे देते हैं, इसलिए याद रखना जरूरी है। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 243G यानी 243(6). क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? यानी पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में उपबंध बनाने की शक्ति किसको दी गई है? यहाँ साफ साफ ऐसे समझ लें साधारण भाषा में, यदि पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कोई कानून बनाना है तो वह शक्ति किसको दी गई है? क्या राज्यपाल को दी गई है? क्या उस राज्य के विधानमंडल को दी गई है? क्या राष्ट्रपति को दी गई है? क्या संसद को दी गई है? तो सही आंसर होगा इसमें से, ये सबको हटा देता हूं यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए। इसमें से जो सही आंसर होगा वह होगा राज्य विधानमंडलों को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों के संबंध में उपबंध बनाएं। और यह जो शक्ति दी गई है ये आर्टिकल 243C1 के तहत दी गई है। C1
आर्टिकल का नंबर है 243C1। याद रखेंगे इसको। 243C1 के तहत राज्य विधानमंडलों को पंचायतों के संबंध में उपबंध बनाने की शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन संबंधित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनको जो अधिकार हैं उनमें से कौन सा एक अधिकार है जो इस सूची में शामिल नहीं है? जन स्वास्थ्य दिया हुआ है, जन उपयोगी सेवाएं दी हुई हैं, स्वच्छता और प्रबंधन दिया हुआ है, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण उनको प्राप्त नहीं है, यह उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार का विषय नहीं है, स्थानीय निकायों का विषय नहीं है, यह राज्य सरकार का विषय है। इसको ध्यान रखेंगे, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वह लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करें, ना कि स्थानीय निकायों के। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? यदि किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव होने हैं तो फैसला कौन लेगा? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी चुनाव आयोग, डी जिला न्यायाधीश। तो यदि पंचायतों के चुनाव कराने हैं तब उसके संबंध में निर्णय कौन लेगा? सही आंसर होगा राज्य सरकार। आंसर है राज्य सरकार, यह फैसला करेगी कि क्या उस राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं या नहीं है। 7वीं अनुसूची में जो स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय है। आपको ध्यान है, जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का मतलब है ऐसी विषय जिन पर राज्य सरकारें फैसला करती हैं। तो क्योंकि स्थानीय निकाय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं तो वहां पर चुनाव का फैसला भी राज्य सरकारों के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस आयोजित करने की वजह है कि 24 अप्रैल 1993 को 73 अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सही होगा 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? 73वां, तो आपको ध्यान है 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित था, स्थानीय निकाय से संबंधित था, पंचायतों से संबंधित था। और यह पहला राज्य जिसने इसको लागू किया वह पहला राज्य था मध्य प्रदेश। आंसर सही होगा ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ 1994 में पहली बार स्थानीय निकायों के लिए चुनाव करा दिए थे। इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन के बाद अपने यहाँ सबसे पहले चुनाव कराने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण, भारतीय संविधान, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण की बात हो रही है, भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया वह है। तो साथियों 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ उसी समय महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी महिलाओं के लिए। और यह व्यवस्था ध्यान रखेंगे प्रत्येक स्तर पर थी। यह व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर, यानी पंचायत के प्रत्येक स्तर पर, 3 स्तर हैं, तो प्रत्येक स्तर पर 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान कर दिए गए थे। और यह व्यवस्था आर्टिकल 243 घ और का तीसरा खंड इसके अंतर्गत की गई थी। आंसर सही होगा 243 घ 3। तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही यह व्यवस्था कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो ग्राम सभा की परिभाषा आर्टिकल 243 ख में लिखी हुई है, जिसके अनुसार ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग ग्राम सभा कहलाएंगे। इसलिए आंसर सही होगा सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग ग्राम सभा कहलाएंगे। आर्टिकल 243 ख भी यही कहता है कि ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को ग्राम सभा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है?
यहाँ पे तृणमूल लोकतंत्र की बात हुई है। वास्तव में तृणमूल लोकतंत्र ये ट्रांसलेशन करने की वजह से ऐसा हुआ है। इसका जो वास्तविक रूप है वो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को ही तृणमूल कांग्रेस कहा जाता है, सॉरी कांग्रेस नहीं, लोकतंत्र, तृणमूल लोकतंत्र कहा जाता है। तृणमूल मतलब जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को भेजना, तृणमूल जमीनी स्तर पर भेजना। तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को भेजने का संबंध किससे रहा? पंचायती राज पद्धतियों से रहा है। आंसर सही होगा पंचायती राज पद्धति। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। यानी स्थानीय स्वशासन किस चीज का एक प्रयोग है? स्थानीय स्वशासन संघवाद का प्रयोग है? जी नहीं। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है। प्रशासकीय प्रत्यायोजन का प्रयोग है? जी नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग है? जी नहीं। स्थानीय स्वशासन एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। आंसर सही होगा बी। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता ने सुझाया था? किसने कहा था कि जो ग्रामीण स्थानीय शासन है उसको पंचायती राज के नाम से जाना जाए? तो यह सुझाव देने वाले और को नहीं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। आंसर सही होगा डी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? त्रिस्तरीय की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जब स्तर कहेंगे वो तब उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस स्तर के बारे में जिक्र हो रहा है। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। आंसर सही होगा बी। अब बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिशें 1957 में प्रस्तुत करी और उन्होंने कहा कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। 1957 की बात है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? यानी जब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें आईं तब किस राज्य में सबसे पहले उसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हो गई? तो वह राज्य था राजस्थान। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को आरंभ किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय रूप से राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर को 1959 में नागौर जिले में आरंभ किया गया था। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा गया है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार B.R. मेहता, बलवंत राय मेहता माने जाते हैं। वास्तव में बलवंत राय मेहता ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया। और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। इसलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी उन्हीं को माना जाता है, B.R. मेहता या बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 18, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के वही पूछा गया है। उसके जो सभापति थे वो बलवंत राय मेहता थे। दरअसल हुआ क्या, 1952 में एक कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 में शुरू हुआ। उसके बाद 1953 में एक और कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा या राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इन दोनों ने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई या इन दोनों ने किस तरह का कार्य किया उसके लिए जांच करना
और फिर उसमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए B.R. मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने 1957 में अपने सुझाव प्रस्तुत किए और ये सुझाव बहुत ही क्रांतिकारी साबित हुए। उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करी और उसमें उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने की भी सिफारिश करी। इसलिए बलवंत राय मेहता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश करने वाली सभापति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? देखिए, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित एक और समिति है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति ने 1978 की बात है, 1978 में उन्होंने सिफारिश करी कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं उनको घटाकर द्विस्तरीय कर दिया जाए। इस प्रकार यह सही आंसर होगा बी। उन्होंने कहा कि यह जो पंचायती राज संस्था त्रिस्तरीय चल रही है इसकी स्तर 2 कर दिए जाए, 3 से घटाकर। 1978 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हो गई, उसके बाद उनको कहा गया कि इनको संवैधानिक मान्यता दी जाए। तो यह संवैधानिक मान्यता की सिफारिश करने वाली एक समिति थी जिसने 1986 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, आंसर सही होगा सी, LM सिंघवी समिति। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? यदि खंड और जिला पंचायतों की सीमाओं को परिवर्तित करना है तो उसकी अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाएगी? ए राज्यपाल, बी राज्य चुनाव आयोग, सी संभागीय आयुक्त, डी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी। तो यह अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह अधिसूचना जारी करे जिसमें खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन हो। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्थाएं कहाँ कार्य नहीं कर रही हैं? असम, नागालैंड, केरल, त्रिपुरा। तो ये जो 4 राज्य ऑप्शन के दिए हैं इनमें से केवल नागालैंड ऐसा है जहां पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य नहीं कर रही हैं। पंचायती राज संस्थाएं आर्टिकल 243M में लिखा हुआ है कि नागालैंड प्लस मेघालय और एक राज्य है मिजोरम, यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई है बल्कि यहाँ पर जनजातीय परिषदें कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार ये 3 राज्य हैं, आर्टिकल 243 में उल्लेख है इनका, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, जहाँ पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य नहीं कर रही हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का जिक्र है, जैसे केंद्र में वित्त आयोग होता है वैसे राज्यों में भी वित्त आयोग होता है। अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243J, अनुच्छेद 243K। तो याद रखेंगे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। सही आंसर होगा अनुच्छेद 243I। अनुच्छेद 243I के अनुसार राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य वित्त आयोग का गठन करे। हिंदी में इसको आई के स्थान पर झ आएगा, झ। कभी कभी हिंदी में दे देते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप गिन सकते हैं। तो झ आएगा 243 झ या 243I। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान का जो भाग है वह है भाग 9K या 9A, नगर पालिकाओं से संबंधित है, और भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने उसका और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इनमें से किसकी है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। देखिए, ग्राम पंचायत, ध्यान देंगे, ग्राम पंचायत मनरेगा की विकास योजना को ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तैयार करती है। तो यहां पूछा है कि मनरेगा की आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो ग्राम पंचायत की है। और ये ग्राम पंचायत यह किस आधार पर करती है? जब ग्राम सभा उसकी सिफारिश करती है और उसके बारे में सुझाव देती है तो उस आधार पर फिर ग्राम पंचायत इस
मनरेगा के अंतर्गत योजना बनाती है, उसका संपादन करती है और फिर उसके लिए जिम्मेदार भी होती है। सही आंसर होगा ग्राम पंचायत। साथियों, यदि ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे हों, वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।